नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम सी टेट का हिंदी शिक्षण के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके कुछ आज हम प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1 हमारा है कि स्वाति कहानी, निबंध या नाटक पढ़ाते समय बच्चों को व्याकरण की जानकारी देती है। यह भाषा शिक्षण का कौन सा पक्ष है? आपके ऑप्शन है नंबर ए भाषा संसर्ग, नंबर दूसरा है सूत्र विधि, नंबर 3 है सह संबंध विधि और नंबर 4 है खेल विधि। दोस्तों जल्दी आप कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सह संबंध विधि, क्योंकि मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ठीक है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्याकरण की जानकारी देना सह संबंध विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक से अधिक भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? नंबर 1 ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधक होता है, नंबर 2 है संज्ञानात्मक रूप से समृद्धि होने का संकेत है, नंबर 3 है अन्य भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को या धीमा बनाता है और नंबर 4 है बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्रदान नहीं करने देता है। तो दोस्तों यह जो हमारा क्वेश्चन है एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना, इसमें होता है कि बच्चे को संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत होता है। अगर कोई बालक है एक या एक से अधिक भाषा का प्रयोग करता है, बोलचाल में यूज करता है, तो वह संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का एक संकेत दे देता है हमको। और यह हमारे किसी भी सीखने की प्रक्रिया को धीमा नहीं बनाता है। बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब भाषा सीखने में बाधक है, बिल्कुल गलत। भाषा कभी भी सीखने में बाधक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि भाषा में जो त्रुटियां हैं होती हैं वो क्या है? नंबर 1 है वो सीखने की प्रक्रिया का स्वभाव का एक हिस्सा होती हैं, नंबर 2 जो समय के साथ दूर होने लगती है, नंबर 3 है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, नंबर 4 है वह बच्चों की त्रुटियों को और संकेत करता है। अगर भाषा सीखने में जो त्रुटि का क्या मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं हम, वह बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, गलत बात। नंबर 3 क्या है? उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत। कठोर तो करना ही नहीं है। जो समय के साथ दूर होने लगती हैं, कुछ हद तक सही है। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वभाव का एक हिस्सा होती हैं, बिल्कुल। नंबर ए वो सीखने की प्रक्रिया का स्वभाव का एक हिस्सा होती है और नंबर बी से कट जाएगा। कुछ हद तक सही होता, बट ये आपका सही है, क्योंकि त्रुटि एक किसी भी चीज़ को सीखने में ज़रूर होती है। अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं, फिर कुछ पढ़ते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं जो धीरे धीरे अपने आप में वह सुधार आ जाती है। अगला हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाषागत दोष से संबंधित नहीं है? नंबर 1 है व्याकरण संबंधी नियम, नंबर 2 वाक्यों का संयोजन ठीक से ना करना, नंबर 3 है पीछे बैठने के कारण श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को ठीक से ना पढ़ पाना, नंबर 4 है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प भाषागत दोष से संबंधित नहीं है। आपको नहीं छांटना है। व्याकरण संबंधी ये आपका है, वाक्यों का संयोजन ठीक से ना करना ये भी है, वर्तनी संबंधी शुद्धियाँ ये भी है, लेकिन पीछे बैठने के कारण जो श्यामपट्ट पे लिखे गए वाक्यों को ठीक से ना पढ़ पाना, यह आपका भाषागत दोष संबंधित नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है, ठीक है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर
जो हिंदी भाषा है शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री क्या है? नंबर 1 अभ्यास पत्रक, नंबर 2 अभ्यास पुस्तिका, नंबर 3 बाल साहित्य या नंबर 4 पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा बाल साहित्य। बाल साहित्य क्यों? क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री बाल साहित्य माना गया है। बाल साहित्य में क्या होता है? बाल साहित्य में भाषा के विविध रूपों का संयोजन किया जाता है, जिससे बच्चे इसे पढ़ने के लिए प्रेरित होने लगते हैं और भाषा के विविध रूपों का यह परिचित हो जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा बाल साहित्य। अगला हमारा है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? नंबर 1 है संज्ञा की परिभाषा लिखिए। नंबर 2 बताइए लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था? नंबर 3 बाबा भारती क्यों उदास थे? नंबर 4 अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो आप क्या करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें आपकी पढ़ने रखने वाली है, लेकिन ये चीज़ें आपको समझाती हैं कि आपकी रचनात्मकता कार्य क्या होगा, आप उस टाइम पे क्या सोचेंगे, यह चीज़ें आपके मन में आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो आप क्या करते। अगला हमारा है भाषा प्रयोग की क्षमता किसके द्वारा संभव है? नंबर 1 पाठ्य पुस्तक के द्वारा, नंबर 2 व्याकरणिक नियमों के जानकारी के द्वारा, नंबर 3 परीक्षाओं द्वारा या भाषा प्रयोग के द्वारा। तो दोस्तों जो भाषा प्रयोग की क्षमता होती है वो भाषा प्रयोग के द्वारा ही संभव है। अगर आप भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो इससे आपका भाषा विकास नहीं होता है। अगला हमारा है भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन क्या है? पूर्णतया सत्य है या फिर आंशिक रूप से सत्य है, या पूर्णतया गलत है या व्यर्थ है? जल्दी इसका उत्तर बताइए आप हमें। तो दोस्तों जो भाषा और चिंतन के संबंध में क्या होता है, यह पूर्णतया सत्य है। और सत्य क्यों है? क्योंकि ये दोनों जब तक भाषा और चिंतन नहीं करेंगे या फिर भाषा के द्वारा चिंतन नहीं करेंगे, फिर चिंतन द्वारा भाषा नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए भाषा के साथ चिंतन होना जरूरी है, यह पूर्णतः सत्य माना गया है। क्योंकि चिंतन के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है, लेकिन भाषा ही चिंतन को शब्द प्रदान करता है और उसे निर्धारित करता है। अगर भाषा ही नहीं हो तो आप चिंतन कैसे करेंगे? इसके साथ क्या होता है, बिना चिंतन के भाषा प्रयोग निरर्थक होता है। अतः भाषा का सार्थक प्रयोग करने के लिए चिंतन करना आवश्यक है। इस आधार पर कहा जाता है कि भाषा और चिंतन पूर्णतया संबंध होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भाषा विकार नहीं है? नंबर 1 है डिसलेक्सिया, नंबर 2 डिस्ग्राफिया, नंबर 3 हकलाना, नंबर 4 बड़बड़ाना। तो दोस्तों जो आपका भाषा विकार नहीं है वो है बड़बड़ाना, क्योंकि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, हकलाना ये सभी जो आपके हैं ये भाषा विकार के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है भाषा क्या है? सैद्धांतिक विषय है, व्यवहारिक विषय है, या नीरस विषय है, या चुनौतीपूर्ण विषय है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा एक व्यवहारिक विषय होता है। अगला हमारा है बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके हैं बहुविकल्पीय, नंबर 2 आपका है लघुत्तम, नंबर 3 है निबंधात्मक, नंबर 4 है सारांश प्रस्तुत करना। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि लघुत्तम या निबंधात्मक या सारांश प्रस्तुत करना ये सभी आपके अभिव्यक्ति के सहायक होते हैं, लेकिन बहुविकल्पीय आपका अभिव्यक्ति के लिए नहीं होता। अगर मैंने आपसे पूछा कि रामचंद्र जी किसके पुत्र थे,
तो आप बता देंगे क्या, राजा दशरथ के। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि श्री रामचंद्र जी के बारे में आप लिखिए कुछ, तो यह आपका भाषा अभिव्यक्ति के लिए काम आ जाता है, इसीलिए आपका बहुविकल्पीय आपका इस चीज़ के आकलन के लिए नहीं होता है। अगला, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। नंबर 1, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावक से विचार विमर्श करना। नंबर 2, आंकड़ों को सहेज कर रखना। नंबर 3, न आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। नंबर 4 है आंकड़ों का पुनः परीक्षा करना। तो ऑप्शन देखने मालूम चलता है कि आंकड़ों को सहेज के रखना बिल्कुल गलत है, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना ये भी गलत है आपका, आंकड़ों का पुनः परीक्षा करना ये भी गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नंबर 1 है लिखित परीक्षा। नंबर 2 है मुख्य संवादों को सुंदर रूप में लिखना। नंबर 3 है पढ़े गए नाटक का मंचन करना या पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो इसमें देख सकते हैं, अगर हम नाटक का सतत व्यापक मूल्यांकन करते तो क्या होगा, लिखित परीक्षा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप में लिखना ये भी गलत है, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना ये कोई मूल्यांकन नहीं है। अगर आप पढ़े गए नाटक का अगर आप मंचन करते हैं तो हूबहू आप उससे मालूम चल जाएगा कि आपने क्या चीज़ सीखा है। ठीक है, ये आपका व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नंबर 3 है गीतिका शब्द को शब्द पढ़ती है। ठीक है, शब्द को शब्द पढ़ती है। मूल्यांकन की किस प्रवृत्ति के कारण इसका पता लगाया गया है? ऑप्शन आपके हैं परिमाणात्मक प्रविधि। नंबर 2 है गुणात्मक प्रविधि। नंबर 3 है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक प्रविधि या फिर जांच विधि। तो दोस्तों, शब्द को शब्द पढ़ना यह हमारा आता है परिमाणात्मक प्रविधि के अंतर्गत। तो परिमाणात्मक प्रविधि क्या होता है इसमें देख लेते हैं थोड़ा, हम एक नोट लगाया मैंने इस पर कि लिखित मौखिक शुद्ध उच्चारण तथा प्रयोगात्मक परीक्षा परिमाणात्मक प्रविधि का हिस्सा है जो मूल्यांकन की महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ठीक है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यहाँ इस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। नंबर 2, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। नंबर 3, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। नंबर 4, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 से सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ रही ये कोई कारण नहीं है। नंबर 3 क्या है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, अभ्यास रटना सब गलत है। उससे अक्षरों के पहचान में भ्रम हो जाता है, बिल्कुल भी गलत, जीवन को जिंदगी नहीं। आपका ऑप्शन क्या है कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ समझते हुए पढ़ रही है। सुलेखा पढ़ते हुए ना उसने जीवन को जिंदगी पढ़ा, ज़रूरी नहीं है कि वह ध्यान से नहीं पढ़ रही है, हो सकता है कि वो अर्थ को पढ़ते हुए आगे जा रही हो। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल